हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का वन शॉट रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट के थियरी से। सबसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स में यूज किए जाने वाले टर्मोलॉजीज को समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब होता है? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज यानी जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको इससे इस बिजनेस से हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज से कोई भी मतलब है, वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द बिजनेस। स्टेक होल्डर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यही स्टेक होल्डर्स हमारे यूजर्स होते हैं, जो बुक्स को यूज करते हैं। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उनको वो देखते हैं। इंटरनल में आगे हमारे करंट ओनर्स, जो अभी बिजनेस के ओनर्स हैं वो लोग, और साथ ही मैनेजर्स। एक्सटर्नल में है गवर्नमेंट, प्रोस्पेक्टिव ओनर और बैंक। ओके, तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स, यानी जो स्टेटमेंट्स बुक्स को फाइनल जब बुक्स को फाइनलाइज किया जाता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या उसी को हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो इससे हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। दूसरा, एसेट एंड लाइबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। इन स्टेटमेंट से एसेट एंड लाइबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी of accounts of business enterprise. They include two statements: profit and loss account to know profit or loss, and to know the value of assets and liabilities. Okay, next, क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे बिजनेस में जो हमने रिकॉर्डिंग किया है, जो बिजनेस में काम हुआ है, वो सब सही सही हुआ है कि नहीं, रिकॉर्डिंग सही हुआ है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड जस्टिस। ओके, और बैलेंस शीट जो हमने बनाई है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है, यानी ये दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का यही ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अब चलिए तो जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहता है तो इसके लिए हम लोगों को दो अकाउंट बनाना पड़ता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? बिजनेस में दो तरह के रेवेन्यू और दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। ओके,
एक होता है डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जब हम डायरेक्ट रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट आती है वो कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। और जब टोटल रेवेन्यू में से, जब हम लोग टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट आती है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आती है ट्रेडिंग अकाउंट से। ओके, और नेट प्रॉफिट निकलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सस्टेन, बेसिकली समरी ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या है हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस, वो यहाँ से निकाला जाता है। चलिए, अब इन अकाउंट में क्या क्या डेबिट करते हैं। डेबिट का मतलब होता है जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एंड लॉसेस होंगे। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का बात हो रहा है। जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएंगे। ये दोनों ही अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, दिस बोथ आर नॉमिनल अकाउंट्स। ये दोनों हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। नॉमिनल अकाउंट है ये। पहला है ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक का मतलब है पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक। यानी पिछले साल हमने स्टॉक खरीदा पर उस साल यूज नहीं हुआ, तो पिछले साल खर्चा तो किया पर खर्चे का बेनिफिट इस बार लेना है, तो ये एक्सपेंस इसी साल का है, इसलिए वो इस साल डेबिट हो जाएगा। परचेजेस इस साल का खर्चा है, वेजेस इस साल का खर्चा है, कैरेज भी इसी साल का खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फ्यूल वाटर पावर, ये भी इस साल का खर्चा है। पैकेजिंग मटेरियल, सैलरीज, रेंट पेड, इंटरेस्ट, कमीशन पेड, रिपेयर्स या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जितने भी हैं खर्चे वो सारे पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएंगे। और क्रेडिट साइड में सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और अदर इनकम, इसके अलावा जो भी इनकम होगी वो सब क्रेडिट हो जाएंगी। जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी रेवेन्यू होंगे सब हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, अब एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी खर्चा जब बिजनेस करते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता हो, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट मिल जाए, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, इससे कोई एसेट तैयार होती है या कोई राइट आता है, एसेट और राइट, या तो कोई एसेट तैयार हो जाएगी या कोई राइट मिल जाएगा, तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लेस देन 1 ईयर होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, और इससे कोई एसेट तैयार नहीं होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस भी कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस भी कहते हैं। ओके, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद अ व्यू पॉइंट दैट वुड गिव बेनिफिट, और इनसे बिजनेस को बेनिफिट होता है, वही होता है हमारा एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जिसकी बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए डिराइव की जाती है। इट इंक्लूड्स अमाउंट स्पेंट, कोई पैसा आप खर्चा कीजिए या लाइबिलिटीज को
incurred to acquire or improve any fixed asset or acquiring any legal rights. अगर आपने पैसा नहीं भी दिया है लेकिन जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो भी वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। पेटेंट्स आपने लिया, ट्रेडमार्क्स लिया, कोई लाइसेंस ले लिए, यानी कोई राइट भी अगर आ गया तो वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से कोई एसेट जरूर तैयार होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रूटीन नेचर का एक्सपेंडिचर है, बार बार करना पड़ता है, रिकरिंग इन नेचर है, एंड विच हेल्प टू मेंटेन बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। एक्सपेंसेस जैसे रॉ मटेरियल का खरीदे, डायरेक्ट एक्सपेंस किए, रेंट दिए, सैलरी दिए, सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट 1 साल तक ही लास्ट करता है। ये ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट के डेबिट साइड में ये आता है। ओके, अब कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसी तरह से जब कोई रिसीट यानी कोई भी पैसा कंपनी को मिलता है, कोई इनकम कंपनी को होती है जो लॉन्ग टर्म नेचर की हो, जो नॉन रेकरिंग नेचर की हो, ठीक है, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार अकर नहीं करती है, उसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं। उस तरह की जो कैपिटल रेवेन्यू रिसीव होती है कंपनी को, उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। जैसे अगर कंपनी बैंक से लोन ले लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जो पैसा कंपनी को मिला ये रिसीट है, लेकिन इसका नेचर कैपिटल रिसीट है। बार बार कंपनी लोन नहीं लेती है, और ये जो पैसा मिला ये लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया है। दूसरा, अगर कंपनी अपनी कोई एसेट को बेच देती है, जैसे बिल्डिंग को बेच दी, तो बिल्डिंग को बेचकर जो पैसा आया, बिल्डिंग बार बार कंपनी बेचती नहीं है, ठीक है, वो उसकी फिक्स्ड एसेट है। अगर पुरानी हो गई या और कोई रीजन से कोई मशीन बेच दी, तो वो पैसा जो आया वो कैपिटल नेचर का होता है, इसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स आर दोज इरेगुलर रिसीट्स। इरेगुलर का मतलब हो गया नॉन रेकरिंग, इरेगुलर, दैट डोंट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, और इनके मिलने से हम इसको प्रॉफिट लॉस में नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, इनसे प्रॉफिट लॉस अगर हुआ है वो लेते हैं। जैसे बिल्डिंग हमारे 10 लाख की थी, बिल्डिंग 10 लाख की थी और हमने उसको बेच दिया 15 लाख में, तो सिर्फ ये 5 लाख हम 5 लाख की प्रॉफिट को लेंगे, ये पूरा 15 लाख को नहीं लेंगे, सिर्फ 5 लाख की प्रॉफिट को ले लेंगे हमारे प्रॉफिट लॉस में। इससे या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है कैपिटल रिसीट से, जैसे अभी मैंने बताया लोन बढ़ा ले लिए हैं, या फिक्स एसेट घट जाती है, फिक्स एसेट को बेच के पैसा आया, तो कैपिटल रिसीट की वजह से या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिक्स एसेट घट जाएगी। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट टू द ओनर, इससे प्रॉफिट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसीट हो गया, रेकरिंग इनकम, जो साल दर साल हर साल जो इनकम कंपनी को होती रहती है, रेकरिंग नेचर की या रेगुलर, उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। जैसे गुड्स को बेचना या सेल, सेल से जो रेवेन्यू रिसीव हुआ वो हमारा सेल से जो रिसीट हुआ वो हमारा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। नॉन ऑपरेशन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ये तो बिजनेस करके हो गया। मान लीजिए आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट भी आप जब तक पैसा रखेंगे तब तक आता जाएगा, बार बार आएगा, रेकरिंग है। और इनको हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो अभी हमने पीछे देखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें लेते हैं और इससे हमारी प्रॉफिट बढ़ती है। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं इससे प्रॉफिट बढ़ती है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इट डिक्रीजेज लॉस। अगर आपको कोई लॉस हो रखा है तो इन रिसीट्स की वजह से हमारा लॉस घट जाता है, इट डिक्रीजेज लॉस, एक ही बात है वो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम कैपिटल में और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। ओके, तो
इस दोनों को डिफरेंशिएट इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे हम करंट ईयर का सिर्फ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। जो रेवेन्यू आइटम होती हैं उससे करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, चाहे तो रेवेन्यू रिसीट हो या रेवेन्यू एक्सपेंस हो। और कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंस से हमारी एसेट एंड लाइबिलिटीज को कैलकुलेट किया जाता है। एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से पता चलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी रिसीट हो मिल रहा है उसको पहले बाइफरकेट कीजिए ताकि आप अपना अलग अलग स्टेटमेंट निकाल सकें। ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए क्योंकि आपको क्या चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए दोनों स्टेटमेंट का। तो देख लेते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ, क्यों जरूरी है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू वैल्यूड आर टू बी शोन इन ट्रेडिंग एंड, रेवेन्यू आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और कैपिटल वाला बैलेंस शीट में आता है। अगर आप इसको गलत कर देते हैं तो आपकी प्रॉफिट और लॉस भी गलत आएगी, साथ ही साथ आपकी एसेट लाइबिलिटीज का भी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी एसेट को आपने बेचा और आप उस आपको जो रिसीट हुआ आप उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिए, तो आपकी यहाँ प्रॉफिट बढ़ गई और बुक्स से एसेट कम नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट भी आपकी गलत हो गई और प्रॉफिट भी गलत आया क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्लोजिंग एंट्री पे। साल के अंत में जो जितने भी अकाउंट हैं उन जो ओपन हैं उन सबको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे क्लोज करते हैं, तो या तो आप उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर उनको यानी करंट ईयर में वो क्लोज हो जाते हैं, या फिर उनको ट्रांसफर कर देते हैं टू नेक्स्ट ईयर इन बैलेंस शीट। हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से 5 अकाउंट है, अल्सर, ALCER, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से नॉमिनल और मॉडर्न के हिसाब से एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ये जो अकाउंट है, ये जितने भी अकाउंट हैं ये सारे के सारे हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रेडिंग एंड और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होके ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, पहले इसका बात कर लेते हैं। तो इनको और ट्रेडिंग में कौन जाएगा, बात हो चुका है कि ट्रेडिंग में जो भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस और रेवेन्यू होंगे वो ट्रेडिंग में जाएंगे और इनडायरेक्ट नेचर के जो भी होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। चलिए, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस अकाउंट, ये सब हमारे चले जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट दिया, किसी भी अकाउंट को जब क्लोज करना रहे तो उसका जो भी बैलेंस है, जैसे परचेज आपने किया तो आपने किया होगा परचेजेस अकाउंट दिया, परचेजेस अकाउंट दिया टू, या तो आप कैश में खरीदते हैं तो आप लिखते हैं टू कैश अकाउंट, या आप उधार में खरीदते हैं तो आप लिखते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट। दोनों ही केस में परचेज को हम डेबिट करते हैं। तो अब जब आपको इसको क्लोज करना है तो आप परचेज को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, और कहाँ से क्लोज कर रहे हैं, करंट ईयर का है तो या तो ट्रेडिंग से हो या पीएल से। चूंकि ये डायरेक्ट नेचर का है इसलिए इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट कर दीजिए, तो परचेज को क्रेडिट करेंगे और ट्रेडिंग को डेबिट कर देंगे। ओके, इसी तरह से जितने भी एक्सपेंस हैं वो डायरेक्ट नेचर के, तो ट्रेडिंग को डेबिट कर देंगे और उन खर्चों को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री पास करेंगे, हमारी वो क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली, जैसे मान लीजिए कोई परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, ये इनको हम परचेज और सेल्स में ही एडजस्ट कर देते हैं। परचेज रिटर्न की वजह से परचेज अकाउंट घट जाता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, घट गया तो इसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न की वजह से सेल्स घट जाती है तो इसको डेबिट कर देते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद यानी हम लोग इन दोनों का ही नेट फिगर लेते हैं, नेट परचेज नेट सेल्स ही ट्रेडिंग में जाता है। ये सेल्स का हो गया, सेल्स
को ट्रांसफर करेंगे तो सारी इनकम जो होती हैं वो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में जाती है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट को उतना से क्रेडिट करते हैं और उस पर्टिकुलर इनकम को डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट चलिए, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस क्लोज बाय रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग एंट्रीज। अब इसी तरह से जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को पीएल में डाल देंगे और जितने भी इनकम्स होंगे उनको पीएल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे हमारे टू भी आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, यहाँ इस साइड में आ जाएगा बाय। जैसा लेजर बनता है ये भी लेजर है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट वाला होता है, इनका नेचर कैसा है, नॉमिनल अकाउंट का, तो लेजर इनका वैसा ही बनेगा, नॉमिनल अकाउंट का। ओके, अगर प्रॉफिट होगा ठीक है, या तो या तो ये होगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, या तो ग्रॉस लॉस, कोई भी एक होगा। ठीक है, प्रॉफिट इधर में इसलिए आ रहा है कि सेल्स इसका मतलब ज्यादा है और खर्चे कम है तो प्रॉफिट आ गया, अगर खर्चे ज्यादा है सेल्स कम है तो लॉस हो गया। ओके, अब यही ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे यहाँ से ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गई और सारे खर्चे हम यहाँ पे ले लेंगे, इनडायरेक्ट नेचर के लॉसेस ले लेंगे। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, जो बिजनेस के नहीं है उनको भी पीएल में ले लेंगे। उसके बाद या तो प्रॉफिट आएगा जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, या फिर नेट लॉस आएगा ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ये हमने देख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यही ग्रॉस प्रॉफिट होती है ये। चलिए हम लोग पीछे फिर से एक बार चलते हैं। ये देखिए सेल्स में से जब ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जितने खर्चे हम माइनस कर देंगे तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट हमने देख ही लिया था कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें जितनी बची हुई इनकम हो जोड़ दीजिए और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग लॉसेस को भी माइनस करेंगे, माइनस लॉसेस, उनको भी माइनस कर दीजिए, जो फिगर आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जब लास्ट में आता है तो यहाँ पे ये जो भी बैलेंस आया ये हमारे ओनर का बैलेंस होता है। प्रॉफिट है तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो गया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को आपको ईयर एंड पे क्लोज करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होता है कैपिटल अकाउंट में जाकर। अगर लॉस है तो इसकी वजह से आपकी कैपिटल घट गई तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। देखिए अभी हमारे पास एक और टॉपिक बचा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका भी डिस्कशन अभी बचा हुआ है, उसको करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने जितना गुड्स बेचा उसका कॉस्ट क्या था। ठीक है, हम यहाँ पे परचेज प्राइस का बात नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट का बात कर रहे हैं। और कॉस्ट में दो चीज इंक्लूड रहता है, एक तो प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द गुड्स, ये दोनों को मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वही है परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दूसरा फॉर्मूला है परचेज में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को आप ले लीजिए। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा ग्लिच हो गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको ऐड कर दिए और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको माइनस कर देंगे, तो इससे भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब है एक और, इसी का एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीओजीएस बोलते हैं,
COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू, देखिए अगर लॉजिकली आप समझिए तो जो सेल्स वैल्यू है, सपोज आपको सेल्स दिया हुआ है, सेल्स में अगर आप प्रॉफिट हटा देते हैं, कौन सी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो जो आता है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा सा यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर देना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक भी ऐड हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक को हम ले जाके ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर देते हैं, या क्रिएट होता है, ये स्टॉक एक्चुअली क्रिएट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से जाके, डज नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इज, ये स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट से जाके यहाँ से क्रिएट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट है, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है और ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्रिएट होता है। एक और रीजन है कि स्टॉक जो है, चलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के एक बार फॉर्मेट पे चलते हैं, वहां से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। इस साल मान लीजिए हमने जो गुड्स खरीदा, जितने का गुड्स खरीदा, ठीक है, सपोज हमारा ये न्यू फर्म है और ओपनिंग स्टॉक नील है, हमने जितने का परचेज किया, गुड्स जितने का खरीदा, ठीक है, हो सकता है उतने का गुड्स हमने नहीं बेचा, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 500 पीसेस गुड्स खरीदे हैं और हमने बेचे हैं सिर्फ 400 पीसेस, तो ये 500 पीस का एक्सपेंस हम इस साल ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा इनकम तो 400 पीस का ही हुआ है, 400 पीस ही बेच पाए, तो 100 पीस तो हमारे पास स्टॉक रह गया, गुड्स नहीं बेच पाए। परचेज हमने लिया 500 का, यानी हमने एक्सपेंस दिखाया, एक्सपेंस हमारा हमने दिखा रखा है 500 पीसेस का, जबकि इस साल का ये पूरा खर्चा है ही नहीं, सिर्फ 400 पीस को ही बेचे तो 400 पीस का ही खर्चा वो खर्चा मानेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें जिस पीरियड का जो खर्चा होता है, जिस और उस पीरियड से रिलेटेड जो रेवेन्यू होता है, उसी को खर्चे को उस पीरियड का माना जाता है। यहाँ पे 500 का खर्चा आपने किया, 500 पीस आपने खरीदा है, ठीक है, पर इस पीरियड में हम सिर्फ 400 पीस ही बेचे, तो जितना बेचे उसी पीस का हम खर्चा लेंगे, बाकी का 100 पीस नहीं बेचे तो वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, उसको हम एसेट बनाकर अगले साल लेके चले जाते हैं, और उस एसेट को हम स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया ये कि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंसेस जो या तो परचेज से रिलेटेड है, परचेजेस, और प्रोडक्शन से रिलेटेड, या तो परचेज से रिलेटेड है या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारे खर्चे को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। परचेज से रिलेटेड मतलब जैसे आपने वेजेस दिया, गुड्स खरीद के मंगवाए और लेबर आप ला के पहुंचाया, वो वेजेस दिए, वो परचेज से रिलेटेड है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट इनवर्ड यानी गुड्स को मंगाने के लिए आपको भाड़ा लगा, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो कि आपके परचेज से रिलेटेड है, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि परचेज अगर ज्यादा करेंगे तो वो खर्चा लगेगा, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। या प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो वहां पे जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, यानी प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, वो सारा खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो रेंट अगर सिर्फ है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि गुड्स खरीदने के कारण रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर यहीं पे फैक्ट्री का रेंट अगर दिया हुआ रहे तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, यानी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर? अब आते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? जब इस साल का बुक्स क्लोज हो गया, इस साल की एसेट्स का क्लोजिंग एंट्री होता है, अ, अभी हमने सारे
रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का क्लोजिंग एंट्री देख लिया। एसेट्स जो हैं उनके लेजर में बैलेंस सीडी होगा, ठीक है, सारे एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। अब जब अगले साल हम जाएंगे तो बुक्स में उन सारी एसेट्स को वापस से डेबिट कर देंगे और लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ये होती है ओपनिंग एंट्री। The balance of various accounts in balance sheet are carried forward from one accounting period to another accounting period. The balance sheet of an accounting period becomes the opening trial balance of the next accounting period. Next year an opening entry is made. तो अगले साल एक ओपनिंग एंट्री करते हैं। देखिए, जितने भी एसेट हैं सबको डेबिट कर दिए और जितनी भी लायबिलिटीज हैं सबको कैपिटल किए, क्रेडिट किए, और ये हमेशा क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। और ये आता कहाँ से, ये हम कैसे करेंगे ओपनिंग एंट्री, ये हमेशा आपके बैलेंस शीट, प्रीवियस बैलेंस शीट जो बनाए थे आपने उससे आपको मिलेगा प्रीवियस बैलेंस शीट। ओके, कभी कभी ये ओपनिंग एंट्री जब पास करते हैं तो आपका क्रेडिट साइड नहीं मैच कर रहा हो तो आप उसको, और कैपिटल का फिगर नहीं दिया हो तो आप उसको कैपिटल बैलेंसिंग फिगर लेके बना सकते हैं। ये हम आपका एक चैप्टर है स्टार्टिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पे भी इस चीज को समझाया गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी है कि कैसे लेते हैं, और साथ ही साथ जर्नल वाले चैप्टर में इस टॉपिक को कवर कर लिया गया था, ओपनिंग एंट्री। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होती है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होती है इसका मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन करके जो प्रॉफिट हुआ है, यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी एक फॉर्मूला होता है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो बिजनेस, ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस, एक बिजनेस को दो तरह की प्रॉफिट होती है, एक तो बिजनेस से रिलेटेड, एक अदर देन बिजनेस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आप और आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये आपको इनकम तो है पर ये बिजनेस की इनकम नहीं है। सपोज हमारा ऑटोमोबाइल्स का काम है, कार्स बेचते हैं हम, ऑटोमोबाइल्स का काम है, कार वार बना के बेचते हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ कार ये हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू है और इससे होने वाली प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट जो मिला ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू और में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जो आपको ये इनकम कमाने में हेल्प करते हैं, जैसे सैलरी, परचेजेस, रेंट, जो भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। इसको निकालने का दूसरा तरीका ये है, जैसे हमारे पास लास्ट में जो प्रॉफिट होती है नेट प्रॉफिट, इसमें आइए देखते हैं, जैसे हमारी नेट प्रॉफिट जब निकलती है तो हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में हमने इनडायरेक्ट इनकम को ऐड किया और इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो हमारी नेट प्रॉफिट निकल गई। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया था, डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया था, ठीक है। डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया था तो ग्रॉस प्रॉफिट आई थी। तो अगर हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करें तो क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस हो गए नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम में हमने सारी इनकम में से सारे एक्सपेंस को माइनस कर दिया, यहाँ पे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं आया है। तो जब आपके पास नेट प्रॉफिट है उसमें सारी इनकम आपने ले रखी है, तो फिर अगर इसमें आपको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें
हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस किया होगा, तो इससे हमारी प्रॉफिट घट गई होगी। तो जब हमें नॉन ऑपरेटिंग का बात ही नहीं करना है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देंगे। अब हमारी जो प्रॉफिट आ गई, ये इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटे हुए हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें जुड़ गई होगी, तो उस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा देंगे तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज अ शीट और अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिखते हैं। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, यानी इसका जो दोनों साइड है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, वो इक्वल होना चाहिए। ऑल द अकाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर शोन इन बैलेंस शीट। अकाउंट्स ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर शोन ऑन लेफ्ट हैंड साइड नोन एज लायबिलिटी साइड। ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाता है। और एसेट्स एंड अदर डेबिट बैलेंसेस आर शोन ऑन द राइट हैंड साइड नोन एज एसेट्स। ओके, नेक्स्ट, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंज करना। जब आप बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज को लिखते हैं तो एक ऑर्डर में लिखते हैं, उसको अरेंज करके लिखते हैं। इसको लिखने का दो वे है। एक परमानेंस के हिसाब से, मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम तक बिजनेस में रहने वाली है उस एसेट को पहले लिखते हैं, और जो तुरंत जिसका फॉर्म चेंज हो जाएगा उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसी तरह से लाइबिलिटीज में जो सबसे लास्ट में पेमेंट करना उस लाइबिलिटी को पहले लिखते हैं यानी कैपिटल, और जिसको तुरंत पेमेंट करना है उसको लास्ट में लिखते हैं यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या करंट लाइबिलिटीज। और दूसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी परमानेंस का जस्ट अपोजिट है। जिस एसेट को का फॉर्म तुरंत चेंज हो जाएगा उसको पहले लिखते हैं, और जिसका फॉर्म नहीं चेंज होता है, जो लाइफ टाइम तक रहती है, जो बिजनेस खत्म होने के टाइम में ही उसको बेचा जाएगा या उसको वो खत्म होगी, तो वैसी एसेट सबसे लास्ट में लिखी जाती है। तो अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज मार्शलिंग, और इसी को जब हम ऑर्डर में लिखते हैं तो मार्शलिंग कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे समझाया गया है कि परमानेंस का मतलब क्या होता है। परमानेंस के केस में मोस्ट परमानेंट एसेट और liability is put on the top, and thereafter the assets are arranged reducing level liquidity, the order is reversed. Information presented in this manner would enable a user to have a good idea about the life of the various assets. समझने में उनको easy हो जाता है यूजर्स को या स्टेक होल्डर्स को, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे स्टेक होल्डर्स, उन्हीं का बात हो रहा है। ठीक है। द एसेट्स अकाउंट ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर would continue in the business for a longer time, whereas less permanent or more liquid accounts will change their forms in near future and are likely to become cash or cash equivalent. वो कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है कि जब भी हम एसेट लायबिलिटीज बनाते हैं तो जो सेम नेचर की एसेट्स होती हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, और जो सेम लायबिलिटीज की होती है उनको एक ग्रुप में रखते हैं। यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, ऐसे करके हम ग्रुपिंग बना देते हैं। आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट कैन बी प्रॉपर्ली ग्रुप्ड, मींस पुटिंग टुगेदर आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग। जो सेम नेचर के हैं उनको एक ही हेडिंग में डाल देते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैश, बैंक, डेटर्स एक्सेट्रा कैन बी टेकन एज करंट एसेट्स। बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अंडर द हेड नॉन करंट एसेट्स। इस तरह से हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये लायबिलिटी साइड कैपिटल, इसमें जो भी प्रॉफिट हुई उसको हम लोगों ने ऐड किया, फिर यहाँ पर आ गए। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस। ठीक है, जब बहुत तरह के बिल्स पेबल होंगे तो हम लोग उसको सन्ड्री बोलते हैं। सारे क्रेडिटर्स हैं, छोटे मोटे, छोटे बड़े क्रेडिटर्स। ठीक है, किसी का कम वैल्यू है, किसी का ज़्यादा है, तो सब सन्ड्री में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए फर्नीचर, कैश, बैंक, गुडविल, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। ये फॉर्मेट है। अगर आप परमानेंसी के हिसाब से लिखेंगे तो सबसे पहले हमें आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग फर्स्ट नंबर पे। ओके, पहला हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आ जाता है फर्नीचर, ये इसके बाद रहता है फिर आपकी गुडविल भी है। उसके बाद आपके डेटर्स होते हैं। नहीं, उसके बाद आपके
स्टॉक होता है, और तब आपके डेटर्स होते हैं 5 नंबर, और तब आपकी बैंक होती है 6 पे, और कैश होता है 7 पे। ये हमने अरेंज किया है एज पर परमानेंस, एज पर परमानेंस ये हमने अरेंज किया है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट में इसको अरेंज करें एज पर परमानेंस, तो सबसे पहले हमें लैंड बिल्डिंग लिखना चाहिए, फिर फर्नीचर, फिर गुडविल, तब फिर क्लोजिंग स्टॉक, तब डेटर्स, और तब बैंक, और तब कैश। और अगर आपको लिक्विडिटी के हिसाब से लिखना है तो जो 7 नंबर है उसको पहले लिखेंगे, यानी कैश, तब 6, तब 5 4 3 2 1, इस तरह से। यहाँ पे भी अगर हम परमानेंस देखें तो कैपिटल सबसे पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे नंबर 2, फिर हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं 3, ये फिर क्रेडिटर्स 4, ये हमारा सही अरेंज है, बिल्स पेबल 5, और बैंक ओवरड्राफ्ट 6, इसी हिसाब से। और अगर लिक्विडिटी के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। फिर अब आते हैं करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है। करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिनका फॉर्म विद इन 12 मंथ्स चेंज हो जाए, या जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन अ ईयर या 12 मंथ्स। करंट लाइबिलिटीज भी वो होती है जिनका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर कर देना है, ठीक है, हमारे करंट एसेट्स से, तो वो करंट लाइबिलिटीज होती है। फिक्स्ड एसेट्स, जो एसेट्स, जिन एसेट्स का हम जो उनको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रखे हुए हैं और उनको हमारा मोटिव उनको बेचना नहीं है, वैसी एसेट फिक्स्ड एसेट होती है। इनटेंजिबल एसेट्स, ये भी फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट होती हैं। फिक्स्ड एसेट एक्चुअल में दो होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो इनटेंजिबल भी वही हुई फिक्स्ड एसेट जिनको कि हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गई, और जिनको देख सकते हैं वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कोई भी एसेट या वैसा कोई भी फंड जो बिजनेस ने कहीं और, बिजनेस के बाहर कहीं और किसी जगह इन्वेस्ट कर रखा और उससे वो इनकम कमाना चाहते हैं, या जब वैल्यू उसकी बढ़ जाए तो उसको बेच के प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वैसे एसेट्स को इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि वैसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट आपको 12 मंथ्स के बाद करना है, ठीक है, यूजुअली पेबल आफ्टर 1 ईयर। जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उससे 1 साल के बाद अगर आपको पेमेंट करना है, तो वैसी लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल, देखिए लाइबिलिटीज को अगर हम ओनरशिप के हिसाब से देखें तो एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि ओनर ने बिजनेस में लगाया है, और ओनर जब भी बिजनेस में लगाता है तो उसकी लाइबिलिटी वो अलग से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, ये तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज होती है, वो अलग चीज है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ओरिजिनली कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स एज इंक्रीज बाय प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिक्रीज बाय लॉसेस और ड्राइंग हैंड। यानी ये वो पैसा है, वो लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर जो बिजनेस का अपने ओनर की तरफ है, या ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दे रखा है। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। एक है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। यानी अगर बिजनेस को उसके ओनर ने कुछ दे रखा है तो वो बिजनेस का लाइबिलिटी हो जाता है, और अगर ओनर बिजनेस से कुछ ले रखा है तो बिजनेस का जो एक्चुअल लाइबिलिटी था वो उससे घट जाता है। ठीक है, बिजनेस के पास जितनी एसेट होती है वो उसकी लाइबिलिटी के बराबर होती है, और ये जो बिजनेस का लाइबिलिटी जो हम बोलते हैं वो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, और इंटरनल लाइबिलिटी को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर हम इक्वेशन देखें तो कैपिटल को हम लिख सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट इज, so what is capital? It is excess of asset over liabilities, excess of asset over liabilities due to outsiders। तो liabilities का यहाँ पे सिर्फ मतलब outsiders के लिए जो liability होता है उसके लिए बात हो रहा है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो भी पैसा ओनर बिजनेस से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर सम ड्राइंग एंड हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द बैलेंस ऑन हिज कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नोटिस करना कि ये पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। कोई भी पैसा जो प्रोप्राइटर निकाले पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग कहलाता है। और उससे जो बिजनेस का जो कैपिटल है, यानी उसकी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स ओनर, अपने ओनर के लिए जो उसकी लाइबिलिटी थी, वो ड्राइंग की वजह से घट जाती है। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे, वो फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल्स होंगे। ये हमारे 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसका अच्छे से थियरी को समझ के रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।